रीबर्थ ऑफ माई डेमन प्रोफेसर एपिसोड 24। तानिया उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराई। हाँ, लेकिन तुम बहुत शरारती होते जा रहे हो। मौर्य ने उसे धीरे से अपनी गोद में खींच लिया। तानिया हल्का सा हंसी, लेकिन मौर्य की गर्माहट महसूस करते ही उसकी आंखों में गहराई उतर आई। मौर्य ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें पता है, जब मैं तुम्हें देखता हूं तो मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। तुम सिर्फ मेरी हो और मैं चाहता हूं कि हर पल तुम्हें ये महसूस हो। तानिया ने हल्के से उसके कंधे पर अपना सिर टिकाया और फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हारे साथ ऐसा ही महसूस होता है। मौर्य ने उसकी ठुड्डी को हल्के से ऊपर उठाया और उसके चेहरे को नजदीक से देखते हुए कहा, तुमसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता तानिया। हर दिन, हर पल मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। तानिया ने उसकी आंखों में डूबते हुए कहा, और मैं भी तुम्हें कभी नहीं छोड़ना चाहती। तुम मेरे लिए सब कुछ हो, मौर्य। मौर्य ने मुस्कुराते हुए धीरे से तानिया के बालों को उसके चेहरे से हटाया और प्यार से उसके चेहरे को छूते हुए कहा, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। तानिया ने उसकी ओर झुकते हुए हल्के से उसके गले में हाथ डाला और मुस्कुराते हुए कहा, तुम हमेशा से मेरी सबसे बड़ी खुशी हो। मौर्य ने उसकी कमर के चारों ओर अपनी बाह कस ली और हल्के से उसे करीब खींचते हुए कहा, तुम्हारे साथ हर पल खास है। बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, हमेशा। उन दोनों के बीच का ये पल बेहद खास था। एक दूसरे के लिए उनकी फीलिंग्स और गहरी हो चुकी थी। कुछ इस पल में महसूस हो रहा था। मौर्य ने तानिया को अपनी गोद में कसते हुए प्यार भरी नजर से देखा। उसकी उंगलियां तानिया के चेहरे पर हल्के से फिर रही थी, मानो उसे महसूस करना चाहता हो। तुम्हें पता है, मौर्य धीमी आवाज में बोला, जब तुम मेरे पास होती हो तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं दुनिया की हर खुशी पा सकता हूं। तुम हो तो सब कुछ है। तानिया ने मुस्कुराते हुए उसकी बात सुनी, फिर हल्के से उसके सीने पर सिर टिकाते हुए कहा, और तुम्हारे बिना ये दुनिया खाली सी लगती है, मौर्य। मौर्य ने धीरे से उसके बालों को छूते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि तुम हर पल मेरे करीब रहो। मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूं, तानिया। तानिया ने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए जवाब दिया, तुम्हारे साथ जो फीलिंग होती है वो किसी और के साथ कभी नहीं हो सकती थी। तुमने हमेशा मेरा ख्याल रखा है, और मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूं। मौर्य ने उसे और करीब खींचते हुए कहा, और मैं तुम्हें हमेशा इस तरह अपने पास रखना चाहता हूं। उसने धीरे से तानिया की उंगलियों को अपने हाथ में लिया और धीरे से चूमते हुए कहा, यह सिर्फ शुरुआत है, तानिया, हमारे प्यार की, हमारे रिश्ते की। तानिया की आंखों में एक हल्की चमक आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आई नो, एंड आई कांट वेट फॉर एवरीथिंग दैट्स अहेड ऑफ अस। मौर्य ने उसकी मुस्कान का जवाब देते हुए कहा, तुम्हारे साथ जो भी हो वो सबसे खास होगा। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा, और उस पल में सारी बातें जैसे थम गई थीं। उनके बीच की नजदीकी, वो प्यार और वो अपनापन अब शब्दों से परे था। मौर्य ने तानिया को और करीब खींचते हुए उसकी नजरों में गहराई से देखा। उसकी उंगलियां तानिया के चेहरे पर घूमते हुए उसकी नर्म त्वचा को महसूस कर रही थीं। तानिया की सांसें मौर्य के इतने करीब होने से थोड़ी तेज हो गईं, लेकिन उसकी आंखों में वही नर्म भाव था। तुम्हारे बिना अब कोई पल नहीं चाहता, तानिया, मौर्य ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक गहराई थी। हर लम्हा तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं, हर दिन, हर रात। तानिया ने उसके हाथों को अपने हाथों में कसते हुए कहा, मौर्य, तुम मेरे लिए वो सब कुछ हो जो मैंने कभी चाहा। मैं चाहती हूं कि ये पल कभी खत्म न हो। मौर्य ने हल्के से तानिया का चेहरा अपनी ओर किया और उसके माथे पर एक कोमल किस करते हुए बोला, और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ हमेशा ऐसे ही रहो, जैसे अभी हो। तानिया की आंखें मौर्य की गहरी बातों से भर आईं। उसने मौर्य की बाहों में खुद को और सुकून से समेटते हुए कहा, मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती, मौर्य। मौर्य ने मुस्कुराते हुए उसकी पीठ पर हाथ फेरा, तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा, तानिया। तुम सिर्फ मेरी हो और हमेशा रहोगी। दोनों के बीच का प्यार और गहरा हो गया था। मौर्य ने तानिया को प्यार से अपनी गोद में समेट लिया, और कमरे में बस दोनों की धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। उनके बीच की नजदीकी, वो प्यार और वो साथ, अब सब कुछ कहने के लिए काफी था। मौर्य ने धीरे से तानिया के चेहरे पर प्यार से अपनी उंगलियां फिराते हुए कहा, तुम हो तो मैं हूं। तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं, तानिया। तानिया ने उसकी ओर देखते हुए मुस्कुराकर कहा, तुमसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। तुमसे प्यार करना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला था, और मैं हर रोज इसका शुक्रिया करती हूँ। उन दोनों के बीच अब एक गहरा और मधुर सन्नाटा था, जैसे उनके दिल एक दूसरे की धड़कनों में बात कर रहे हों।
मौर्य ने तानिया को अपनी गोद में उठाते हुए कहा, तुम्हारे बिना ये जिंदगी अधूरी है और मैं हर पल को तुम्हारे साथ जीना चाहता हूं। तानिया ने उसकी आंखों में गहराई से देखा, उसकी सांसें थम गईं। मौर्य, तुम्हारे साथ बिताए हर लम्हे में मुझे वो प्यार मिलता है जिसकी मैंने हमेशा तलाश की। मौर्य ने उसे और करीब खींचते हुए कहा, जब तुम मेरे पास होती हो तो दुनिया की हर मुश्किल आसान लगती है। तुमसे दूर रहना, मुझे तो सोचने पर भी डर लगता है। तानिया ने हल्के से उसके कंधे पर हाथ रखा, मैं भी यही महसूस करती हूँ। तुम्हारी मौजूदगी में सब कुछ बेहतर लगता है, तुम मेरी ताकत हो। मौर्य ने तानिया की गर्दन को हल्के से छूते हुए कहा, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। तुम्हारे बिना हर सुबह जैसे अधूरी हो जाती है। तानिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुमसे जो जुड़ाव है वो मुझे हर बार और मजबूत बनाता है। मैं चाहती हूँ कि ये बंधन कभी ना टूटे। मौर्य ने उसके चेहरे को अपने हाथों में ले लिया और उसके होठों के करीब आकर कहा, आई वॉन्ट यू टू नो कि मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। तुम मेरे लिए सब कुछ हो। तानिया ने धीरे से उसकी बाहों में समाहित होते हुए कहा, और मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती मौर्य। मेरा दिल तुम्हारा है, हमेशा के लिए। उसने अपने होठों से हल्के से मौर्य के होठों को छूते हुए कहा, इस पल को मैं हमेशा संजोकर रखूंगी। मौर्य ने उसके होठों को धीरे से चूमते हुए कहा, तुम्हारे बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं। ये प्यार जो हम दोनों के बीच है, इसे मैं कभी भी कमजोर नहीं होने दूंगा। तानिया ने उसके गले में अपने हाथ लपेटते हुए कहा, तुम्हारा ये वादा मुझे हमेशा सशक्त बनाए रखेगा। मैं जानती हूँ, जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे हर चीज का सामना कर सकती हूँ। उन दोनों के बीच का प्यार अब एक गहराई में उतर चुका था, जहां उनकी आत्माएं एक दूसरे में गूंथी हुई थीं। उस पल में जैसे उन्होंने एक दूसरे के दिल की आवाज सुन ली थी। मौर्य ने तानिया को और करीब खींचते हुए उसकी आंखों में देखा, और एक पल के लिए समय जैसे थम गया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के तानिया के होठों पर अपने होंठ रख दिए। एक आग की लहर सी महसूस करते हुए उसने उसे अपने पास खींच लिया, उसके साथ एक पैशनेट किस में खो गया। तानिया ने पहले थोड़ी आश्चर्यचकित होकर उसे देखा, लेकिन फिर उसने खुद को उसकी बाहों में ढाल लिया। तुम्हारे होठों का जादू मुझे हमेशा के लिए खींच लेता है, मौर्य ने धीमे से कहा, उसके होठों से अलग हुए बिना तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा लगता है। तानिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी ये आग मेरे दिल में भी है मौर्य। जब तुम पास होते हो तो सब कुछ बदल जाता है। मौर्य ने उसे और करीब खींचते हुए कहा, तुम्हारे बिना ये सब अधूरा है और मैं हर बार तुम्हें ऐसे महसूस कराना चाहता हूँ। उसने फिर से तानिया को अपने पास खींचा और इस बार उसके होठों पर और भी तीव्रता से किस किया। तानिया ने भी उसके इस स्पर्श का पूरी तरह से स्वागत किया और उसकी बाहों में खुद को खो दिया। तुम्हारी ये नज़दीकी मुझे और भी ज्यादा चाहने लगती है, मौर्य ने उसके कान में धीरे से कहा। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी हर धड़कन का हिस्सा बनो। तानिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो। तुमसे दूर रहना अब असंभव लगता है। उसने मौर्य के गालों पर अपने हाथ रखकर कहा, तुम्हारी हर चीज में मैं खुद को खो देती हूँ। मौर्य ने उसकी पीठ पर अपने हाथ फेरा और उसके चेहरे को फिर से अपने हाथों में लेते हुए कहा, मैं तुम्हें हर दिन इस तरह महसूस कराना चाहता हूँ तानिया। तुम मेरी जिंदगी का हर रंग हो। तभी उसने एक और गहरा किस किया, जिसमें सारी भावनाएं और प्यार एक साथ मिल गए। उनका ये नजदीकी पल उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना रहा था, जैसे कि वो दोनों एक दूसरे के लिए बने थे। तभी तानिया उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे अलग होते हुए, बस भी करो, अब हम दोनों को जाना नहीं चाहिए। मुझे बहुत सारा काम है। अगर मैं रहूंगी यहाँ पर तो घर पर कौन जाएगा। पहले पापा बहुत ज्यादा परेशान है और उनके अलग अलग नखरे, वो कह रहे कि यह शादी जल्दी हो जानी चाहिए, नहीं तो तुम्हें पता ही है उन्हें घबराहट कितनी ज्यादा हो रही है। तो फिलहाल ये रोमांस यहीं खत्म करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। इतना कहकर वो उसकी आंखों में देखते हैं और फिर उससे दूर होकर जाने लगते हैं। और ये देखकर मौर्य उसका हाथ पकड़कर टेबल पर बैठा देता है और उसके पैरों को अलग करके उसके कमर को पकड़ते हुए, बस कुछ वक्त की ही बात है, वैसे भी अभी कोई है नहीं और घर तुम्हें छोड़ दूंगा। अभी तो सिर्फ 11 ही बजे हैं। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें कुछ करना चाहिए? पहले ही मैं इतने सालों से अकेला रहा हूँ और अब देखो मेरी पूरे शरीर कितना ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है तुम्हें टच करने के लिए। कहते हुए वो अपनी शर्ट के बटन को खोलकर अपने सीने पर उसके हाथों को रखकर उसे सहलाने लगता है, फिर उसकी आंखों में देखकर बड़ी शिद्दत के साथ मुस्कुराने लगता है और वही उसके ऐसी हरकतों को देखकर वो बस उसे हैरानी से देखने लगती है।
तभी मौर्य उसके हाथों को पकड़कर अपनी गर्दन पर ले जाता है, फिर अपने होठों के बीच लाकर उसकी उंगलियों को अपने होठों में भरने लगता है। उसके 2 उंगलियों को अपने मुंह में डालकर उसे देखने लगता है। कहते हुए वो अपनी शर्ट के बटन को खोलकर अपने सीने पर उसके हाथों को रखकर उसे सहलाने लगता है। फिर उसकी आंखों में देखकर बड़ी शिद्दत के साथ मुस्कुराने लगता है, और वही उसके ऐसी हरकतों को देखकर वो बस उसे हैरानी से देखने लगती है। तभी मौर्य उसके हाथों को पकड़कर अपनी गर्दन पर ले जाता है, फिर अपने होठों के बीच लाकर उसकी उंगलियों को अपने होठों में भरने लगता है। उसके 2 उंगलियों को अपने मुंह में डालकर उसे देखने लगता है। सब देखकर तानिया अपनी आंखों को छोटी छोटी करके, सी बस बहुत हो गया, तुमने बहुत ज्यादा बुरे होते जा रहे हो, और तुम्हारे ये रोमांस ना मुझे समझ आ गया। मुझे ऐसा लगता है शादी के बाद मुझे 1 महीने तक तो छुट्टी ही लेनी होगी। तुम्हारी हरकतें बता रही है मुझे बिस्तर से तुम खड़ा होने भी नहीं देने वाले हो। कहकर वो उसके कंधे पर अपने हाथों को रखकर उसे अपने से दूर कर देती है, और अपने आप को सही करते हुए वह अपनी आंखें छोटी करके, अब हम दोनों को जाना चाहिए, तुम्हें नहीं लगता टाइम देखो कितना हो गया है, कहकर वो वहां से चली जाती है। मौर्य भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। सुबह का वक्त हो जाता है। दानिया अपनी आंखों को खोलती है तो वो चारों तरफ देखने लगती है, जहां पर उसे धनुष कहीं पर भी नहीं दिखता है। धनुष को ना देखकर वो खुद से ही, अब ये सुबह सुबह कहां पर चला गया लगता है, अपने अपार्टमेंट में चलाकर अच्छा है, मेरी नींद खुलने से पहले ही तो चला गया, नहीं तो उसने तो मुझे परेशान कर रखा था। बातें करते हुए वो वॉशरूम चली जाती है। फ्रेश होने के लिए जब वो वॉशरूम में चली जाती है तो उसे अजीब सा लगने लगता है, जैसे वॉशरूम में पहले कोई आया था। क्योंकि वॉशरूम जिला था, वह ज्यादा ध्यान न देखकर फ्रेश होने लगती है। जब दानिया वॉशरूम से बाहर आए, धनुष ने उसे अपनी ओर खींचते हुए कहा, देखो मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट बनने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम जानती हो हर पत्नी चाहती है कि उसका पति उसके लिए सब कुछ करे। दानिया ने उसे गुस्से भरी नजरों से घूरते हुए कहा, तुम्हारा ये पागलपन कभी खत्म नहीं होगा क्या? क्या सुबह सुबह पसीने में तरबतर होना ही तुम्हारी परफेक्टनेस है? धनुष ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि तुम्हें देखकर तो मेरा पसीना भी बहता है। तुमसे मिलने से पहले मैंने सोचा था कि मेरी शादी बस एक औपचारिकता होगी, लेकिन तुमने तो मुझे सच्चे प्यार का मतलब समझा दिया। प्यार? दानिया ने आंखें चौड़ी करते हुए कहा, ये क्या तुम भी सच्ची बातें करने लगे? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, तुम मजाक कर रहे हो या सच में ऐसा सोचते हो? धनुष ने उसकी कमर को और कसकर पकड़ा और कहा, क्या तुम जानती हो, मैं सोच रहा था कि हमारे बच्चे होंगे तो वो कितने प्यारे होंगे, छोटे छोटे खरगोश जैसे। क्या छोटे खरगोश? दानिया ने अपनी भौहें चिढ़ाते हुए कहा, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे बच्चों को पलने के लिए हमें खेत में छोड़ना होगा। धनुष ने हल्की हंसी में कहा, अरे ये तो बस एक उपमा है, पर सच में अगर हमारे बच्चे आएंगे तो वो तुम्हारी तरह ही होंगे, पागल और चुलबुले। तुम तो खुद पागल हो, अब बच्चों को भी पागल करोगे, दानिया ने गुस्से से कहा, लेकिन उसकी आंखों में हल्की मुस्कान थी। धनुष ने उसके चेहरे को अपनी दोनों हाथों में लिया और कहा, और क्या तुम सोचती हो कि मैं उनके लिए कुछ भी नहीं करूंगा? तुमसे तो मेरी हर बात का जवाब मिलता है, और मैं हमेशा तुम्हारे लिए रहूंगा। तुम्हारा हर वादा मुझे खुश करता है, दानिया ने कहा। उसके चेहरे पर हल्की लाली थी, लेकिन ये सब बातें सुनकर मैं थोड़ी घबरा रही हूँ। घबराने की जरूरत नहीं है, धनुष ने फिर से उसे अपने करीब खींचा। तुम्हें जानकर खुशी होगी कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा ये प्यार और पागलपन मुझे सुकून देता है, दानिया ने कहा। उसकी आवाज में एक मीठी सी लहर थी। धनुष ने धीरे से उसके होठों के करीब आते हुए कहा, तो क्या तुम मुझसे हमेशा रहना चाहोगी इस पागलपन के साथ? अगर तुम ये सब पागलपन करते रहोगे तो मैं कभी नहीं जाऊंगी, दानिया ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि तुम मेरे लिए वो सब हो जो मुझे हमेशा चाहिए। धनुष ने उसे अपनी बाहों में कसकर भर लिया। तो चलो फिर हम इस पागलपन को एक नई शुरुआत देते हैं। धनुष ने दानिया को अपनी बाहों में और कसकर भरते हुए कहा, तुम्हारे बिना मेरा पागलपन अधूरा है। मुझे तुमसे हर पल यही लगता है कि मैं दुनिया का सबसे लकी इंसान हूं। और मैं? दानिया ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, क्या मैं भी लकी हूं या तुम मेरे लिए सिर्फ एक मजाक हो? धनुष ने उसकी नाक को चिढ़ाते हुए कहा, देखो तुम तो मेरे लिए एक बड़ी किस्मत हो, और अगर तुम चाहोगी तो मैं तुम्हें खुद को साबित कर सकता हूं। कैसे? दानिया ने उसे चुनौती देते हुए कहा, क्या तुम सिर्फ अपने मजाकिया अंदाज से सब कुछ कर सकते हो? धनुष ने एक गहरी सांस ली, फिर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अगर तुम मुझसे सच में प्यार करती हो तो ये पागलपन सिर्फ तुम्हारे लिए है,
तुम मेरी प्रेरणा हो और मैं तुम्हें खुश रखने के लिए कुछ भी करूंगा। ठीक है, पर तुम अपने पागलपन को भी समझो, दानिया ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। तुम्हारी ये बातें मुझे पागल कर देती हैं। तो क्या तुम पागलपन को पसंद करती हो? धनुष ने उसकी ओर झुकते हुए कहा। उसकी आवाज में एक आकर्षण था। क्योंकि मैं तुम्हारे बिना कहीं नहीं जा सकता। पागलपन तो तुम्हारे साथ ही है, दानिया ने हंसते हुए कहा। अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा? धनुष ने उसे अपने करीब खींच लिया और कहा, तुम्हें छोड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं और मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का हर पल देने के लिए तैयार हूं। अच्छा, दानिया ने कहा, उसकी आंखों में चमक थी। तो फिर ये पागलपन हमेशा रहेगा? हमेशा, धनुष ने कहा, अपनी हथेलियों से उसके चेहरे को छूते हुए। वह, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज हो और तुम मेरे लिए सबसे बड़ा सिरदर्द, दानिया ने मजाक करते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में प्यार का एहसास था। धनुष ने उसकी कमर को और कसकर पकड़ लिया और कहा, तुम्हारे सिरदर्द का इलाज बस मेरे प्यार में है। तो फिर ये इलाज कब शुरू होगा? दानिया ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। धनुष ने मुस्कुराते हुए कहा, अब से हर पल हम दोनों मिलकर इसे एक खूबसूरत सफर बनाएंगे। उसकी बातों में एक नई ऊर्जा थी। दानिया ने उसकी ओर देखते हुए कहा, तो चलो इस सफर की शुरुआत करते हैं। धनुष ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सिर्फ तुम और मैं और हमारा प्यार, बाकी सब कुछ तो बस एक पागलपन है। दानिया ये सुनकर हंसने लगती है। वो अपने होठों पर व्यंग्य मुस्कुराहट के साथ, इस समय कोई भी बात नहीं सकता कि तुम एक प्रोफेसर हो, प्रोफेसर की तरह रहूं। सच कहा, इंसान शादी के बाद बहुत ज्यादा बदलता है। और सिरदर्द तो मेरे सर पर आ गया। मुझे लगा ही नहीं था कि मैं कभी भी सर दर्द को अपनी जिंदगी में लाऊंगी। वैसे छोड़ दो, मुझे बहुत सारे काम है और अप्पा को भी लाने के लिए जाना है, पता तो है तुम्हें। इतना कहकर वो उसे अपने से दूर करना शुरू कर देती है। पर धनुष कहाँ रुकने वाला था। वो उसकी कमर को खींचकर अपनी तरफ कर देता है और उसकी आंखों में देखते हुए, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझसे अलग हो सकती हो? मैं तुम्हें अपने से अलग कर सकता हूँ। वैसे कबाब में हड्डी तो आ गई है, तो क्यों ना हम दोनों उनके आने से पहले। कहकर वो उसके कमर को वैसे ही पकड़कर उसे बिस्तर पर फेंक देता है और खुद उसके ऊपर जाकर उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है, जिससे वह अपनी आंखें उसे दिखाने लगती है और गुस्से भरी आवाज में, क्या कर रहे हो पागल इंसान? घड़ी में टाइम देखो, 6:30 बज गए हैं, 8 बजे तक वह आ जाएंगे। उनसे पहले मुझे खाना बनाना होगा। कुछ तो उन्हें भूखे तो नहीं रख सकती ना, मुझे लाने के लिए भी जाना है। दानिया होने लगती है तो धनुष से शांत करते हुए उसके हाथ को पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराकर, परेशान क्यों हो रही हूं? मैं हूं ना, और वैसे भी छोटा खरगोश, मुझे नहीं लगता कि ट्रेन टाइम पर आ जाएगी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, रुकती भी बहुत है ट्रेन। फिलहाल तो मैं जो काम कंटिन्यू करना वाला हूं उसे मुझे कंटिन्यू करने दो, क्योंकि जब तक मैं नहीं चाहूंगा तब तक ट्रेन मुंबई में आएगी नहीं। दानिया ये सुनकर अपने होठों पर हंसी लिए, मुझे तो बहुत ज्यादा हंसी आ रही है। देखो मेरे दांत सफेद दिखने लगे हैं। तुम कोई तांत्रिक नहीं हो या कोई भविष्यवाणी नहीं करते हो जो तुम्हारे कहने से ट्रेन रुक जाएगी या कुछ हो जाएगी। वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, तो वह जैसे चाहे वैसे आ सकती है। तुम्हें कौन सी प्रॉब्लम हो रही है? क्या पता वो हमसे पहले आ जाए? धनुष उसके गर्दन पर अपने होठों को रख देता है। इस समय उसने व्हाइट कलर का टॉवल जो पहना हुआ था उसे उसने अपने हाथों से निकलना शुरू कर दिया था। दानिया आपको पता था कि अब वह रुकने वाला तो था नहीं, ना चाहते हुए भी उसे वो करने देना पड़ता है जो उसे करना है। वही धनुष ने उसकी उंगलियों को अपने हाथों में पकड़ लिया था और साथ में उसके पैरों को अपने पैरों से ब्लॉक कर दिया था। वो नीचे आने लगता है। उसके दोनों पैरों को अलग करके वो उसका चेहरे की तरफ देखने लगता है और ये देखकर दानिया अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? टाइम देखो, और मैं चलने की हालत में भी नहीं रहूंगी। मैं कैसे चल पाऊंगी? लंगड़ाते हुए मुझे जाना पड़ेगा। वही धनुष ने उसकी उंगलियों को अपने हाथों में पकड़ लिया था और साथ में उसके पैरों को अपने पैरों से ब्लॉक कर दिया था। वो नीचे आने लगता है। उसके दोनों पैरों को अलग करके वो उसका चेहरे की तरफ देखने लगता है और ये देखकर दानिया अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? टाइम देखो, और मैं चलने की हालत में भी नहीं रहूंगी। मैं कैसे चल पाऊंगी? लंगड़ाते हुए मुझे जाना पड़ेगा। बस मुस्कराने लगता है और उसे देखने लगता है। ये देखकर वो अपने सर पर हाथ रख देती है। तभी उसके मुंह से आवाज निकालना शुरू हो जाती है और सुबह सुबह ये सब महसूस करके उसका पूरा चेहरा लाल लाल होने लगता है। वो अपनी आंखों को कस के बंद कर लेती है
और अपना चेहरा ऊपर की ओर करके गहरी गहरी सांस लेने लगती है। उसकी सांसें भी बेकाबू होने लगी थी। उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल लाल होने लगा था। वो जलता हुआ महसूस हो रहा था और ऊपर से प्लेजर वाली फीलिंग उसकी पूरी बॉडी में रोंगटे खड़े हो गए थे ये सब महसूस करके। करीब 1 घंटे के बाद धनुष उसे अलग होकर उसकी आंखों में देखने के बाद, फिलहाल तो तुम्हें आराम की बहुत जरूरत है। तुम्हारा शरीर बहुत ज्यादा वीक हो चुका है और मुझे बताने की जरूरत है ही नहीं तुम्हें कि चलने में कितनी ज्यादा दिक्कत होगी तुम्हें। दीनिया ये सुनते ही अपनी आंखें छोटे छोटे करके गुस्से भरी आवाज में, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? सारी गलती तुम्हारी है। मैं तो सही से जा रही थी, पर तुम बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे थे। और ऊपर से तुमने ये सब किया, दिमाग है कि नहीं क्या सोच रहे हो? अब मैं कैसे अपनी फैमिली का चेहरा देख पाऊंगी? और माँ और अप्पा दोनों ही मुझे बहुत ज्यादा गुस्से में देखेंगे। और अप्पा तो मुझे देखकर नहीं समझ जाएगी कि मैंने क्या किया है। वो डॉक्टर हैं, उन्हें पता चलने में 1 सेकंड में नहीं लगेगा। तुम्हें पता भी है कितनी ज्यादा मुश्किल होगी। उसकी आवाज में घबराहट थी और साथ में वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन में जा चुकी थी। पर धनुष तो बस मुस्कुराकर वहां से गुनगुनाते हुए जाने लगा था। और वही उसे जाते हुए देखकर वो मुंह खुला लेती है और जैसे तैसे करके अपने कपड़े पहनकर वो बाहर चली जाती है। वहीं रुद्रांशी ने अपनी आंखें खोल दी थी। जब वो अपनी आंखें खोलता है तब उसे कल के वो पल याद आने लगते हैं। तभी उसे कुणाल दिखता है, जिसे देखकर उसका चेहरा लाल लाल हो जाता है। रुद्रांशी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। सिर में हल्का सा भारीपन था। जब उसकी नजर सामने बैठे कुणाल पर पड़ी, उसका चेहरा एकदम से लाल हो गया। दोनों के बीच अजीब सी चुप्पी छा गई थी, जैसे कल रात के सारे पलों का वजन उन पर भारी था। कुणाल ने उसकी तरफ देखते हुए हल्के से मुस्कुराया, फिर बेड पर से उठकर पास आ गया। गुड मॉर्निंग, कुणाल ने गहरी आवाज में कहा और उसकी तरफ झुकते हुए बोला, यू रिमेंबर लास्ट नाइट? रुद्रांशी की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, शट अप कुणाल, क्या तुम अभी भी सोच रहे हो उसी के बारे में? कुणाल ने हल्के से हंसते हुए कहा, वेल, मैं कैसे भूल सकता हूं तुम्हारी वो आंखें, वो इंटेंसिटी। उसकी आवाज में एक खेल सा था, लेकिन आंखों में कुछ और था, जैसे वो उसे फिर से उस पल में खींच रहा हो। रुद्रांशी ने उसे धक्का देते हुए कहा, बस करो, इट वॉज जस्ट एक गलती। कुणाल ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे अपनी तरफ खींचते हुए गहरे स्वर में कहा, अ मिस्टेक? रियली? अगर गलती थी तो तुम यूं क्यों शर्मा रही हो? रुद्रांशी का चेहरा और लाल हो गया। उसने नजरें नीचे झुका ली, लेकिन कुणाल ने उसकी ठुड्डी ऊपर उठाते हुए कहा, लुक एट मी रुद्रांशी, गलती सिर्फ तब होती है जब हम उसे मान लेते हैं, और मुझे तो लगता है कि तुम भी इसे गलती नहीं मानती। रुद्रांशी की सांसें भारी होने लगी। उसकी आंखों में कुणाल के प्रति खिंचाव साफ नजर आ रहा था। कुणाल, ये कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड? या फिर तुम खुद मानना नहीं चाहती कि कल रात जो हुआ वो सिर्फ फिजिकल नहीं था? कुणाल ने और करीब आते हुए उसकी आंखों में देखा। सेठ, रुद्रांशी, क्या तुमने भी महसूस किया? रुद्रांशी ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर धीरे से कहा, मे बी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि। कुणाल ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, शुश, हम कोई लेबल्स नहीं लगाएंगे, बस इस पल को जीते हैं। कुणाल ने उसकी तरफ एक शरारती मुस्कान फेंकी और धीरे धीरे उसके और करीब आ गया। तुम्हें पता है, उसने उसकी गर्दन पर हल्के से अपने होठों को लगाते हुए फुसफुसाया, कल रात तुम्हारे होठ इतने सॉफ्ट थे और तुम्हारी बॉडी इतनी गर्म थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। रुद्रांशी का चेहरा और लाल हो गया। उसने हल्के से कुणाल को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत थी। कुणाल, प्लीज बस करो, उसने घबराते हुए कहा। कुणाल ने उसकी कमर को अपने हाथों से पकड़ते हुए कहा, बस, अभी तो शुरू किया है। रुद्रांशी, तुम भूल गईं जब मैं तुम्हारी कमर के पास आया था और तुम्हारे कानों के पास तुम्हारी सांसें कैसी तेज हो गई थीं। रुद्रांशी ने तेजी से अपनी नजरें हटा ली, लेकिन उसकी धड़कनें बेकाबू हो रही थीं। तुम्हें ये सब याद रखने की क्या जरूरत है? वो बस एक रात थी, उसने लड़खड़ाते हुए कहा। कुणाल ने उसकी ठुड्डी को हल्के से उठाया और उसकी आंखों में गहराई से झांकते हुए कहा, एक रात? सीरियसली? तुम्हारी ये सांसें, ये धड़कनें तो कुछ और ही कह रही है। और वैसे भी तुम्हारा शरीर भी तो यही चाह रहा था, है ना? याद है जब मैंने तुम्हारे, उसने जानबूझकर उसकी कमर के करीब आते हुए कहा, तुम्हारे पेट के पास छुआ था, तुमने कैसे मुझे और करीब खींच लिया था? रुद्रांशी का चेहरा पूरी तरह से शर्म से जलने लगा
और उसने कुणाल को एक जोरदार धक्का दिया। तुम हद पार कर रहे हो, कुणाल। लेकिन कुणाल ने उसे और करीब खींचते हुए कहा, अरे, अब इतनी भी मासूम मत बनो, रुद्रांशी, तुम खुद जानती हो, तुम्हें ये सब पसंद है। तुम्हारा ये कांपता हुआ शरीर खुद गवाही दे रहा है। रुद्रांशी ने अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन उसकी हालत उसे धोखा दे रही थी। तुम बहुत बुरे हो, उसने धीमे से कहा, उसकी आवाज में हल्की सी कपकपी थी। बुरा? कुणाल ने उसकी कानों के पास फुसफुसाते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो मैं और बुरा बन सकता हूँ। क्या तुम्हें याद है, कल रात जब मैं तुम्हारे होठों के पास आया था और तुमने मुझे रोकने की जगह मुझे और करीब खींचा था? रुद्रांशी ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसकी सांसें अब भी अनियंत्रित थीं। कुणाल, बस करो, मुझे और परेशान मत करो। कुणाल ने उसे छोड़ते हुए हल्के से हंसकर कहा, ठीक है, अभी के लिए छोड़ देता हूं, लेकिन ये याद रखना, रुद्रांशी, तुम मुझसे भाग नहीं सकती, और शायद भागना चाहती भी नहीं हो। रुद्रांशी ने जल्दी से खुद को समेटते हुए कहा, कुणाल, ये सब सही नहीं है। हम ऐसे नहीं हो सकते। कुणाल ने उसकी कलाई पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसकी आंखों में गहरी चमक थी। सही और गलत की बातें बाद में कर सकते हैं, रुद्रांशी, लेकिन क्या तुम खुद को रोक पा रही हो? तुम्हारे दिल की धड़कन तो कुछ और ही बोल रही है। रुद्रांशी ने नजरें झुका ली, लेकिन उसने खुद को एक बार फिर संभालते हुए कहा, तुम मुझे हमेशा परेशान क्यों करते हो? कुणाल ने शरारती हंसी के साथ जवाब दिया, तुम्हें परेशान करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, खासकर तब जब तुम्हारा चेहरा लाल हो जाता है। और वैसे भी, उसने उसकी कमर पर अपनी उंगलियों से हल्का स्पर्श किया, तुम्हारा ये सॉफ्ट स्किन, इसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। रुद्रांशी ने तेजी से अपनी कलाई छुड़ाई और थोड़ी दूरी बनाते हुए बोली, तुम बहुत गंदे हो, कुणाल, तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज घूमती रहती है। कुणाल ने हंसते हुए कहा, तो फिर कल रात को तुमने क्यों नहीं रोका मुझे? हाँ, उस वक्त तो तुम्हें सब सही लगा था, जब मैंने तुम्हें अपने करीब खींचा और तुम्हारे पूरे बदन को महसूस किया। रुद्रांशी ने उसकी बातें सुनकर शर्म से अपने होंठ काटे और अपने बालों को ठीक करते हुए कहा, तुम ये सब जानबूझकर कर रहे हो ताकि मुझे शर्मिंदा कर सको। कुणाल ने उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा, शर्मिंदा? या फिर तुम मानना नहीं चाहती कि तुमने भी उतना ही एंजॉय किया जितना मैंने किया था? कल रात तुम भी अपने हाथों से मुझे रोक नहीं पाई। तुम्हारी ये सांसें, तुम्हारे होंठ, सब बयां कर रहे थे कि तुमने भी इसे चाहा था। रुद्रांशी ने उसकी बातों को टालने की कोशिश करते हुए कहा, बस, अब और कुछ मत कहो। कुणाल ने उसे करीब खींचते हुए हल्की आवाज में कहा, तुम्हारी ये मासूमियत, यही तो सबसे बड़ी समस्या है। रुद्रांशी, तुम मान क्यों नहीं लेती कि जो हुआ, वो तुम भी चाहती थी? तुम्हारे बदन का हर हिस्सा मेरे स्पर्श को महसूस कर रहा था। तुम्हारे होंठ, तुम्हारी गर्दन, और तुम्हारा दिल, सब कुछ। रुद्रांशी ने अपनी आंखों में उठते आंसू छिपाने के लिए चेहरे को दूसरी ओर घुमा लिया। उसकी सांसें अभी भी बेकाबू थीं। कुणाल, बस करो, मैं और नहीं सुन सकती। कुणाल ने उसकी पीठ पर हल्के से अपनी उंगलियां फिराते हुए कहा, अभी तो बहुत कुछ कहना बाकी है, रुद्रांशी, लेकिन मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा, पर याद रखना, तुम मुझसे बच नहीं पाओगी, चाहे जितना भी कोशिश कर लो। रुद्रांशी ने गहरी सांस ली, जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो, लेकिन कुणाल की बातें और उसका स्पर्श उसे अंदर से हिला चुके थे। कुणाल ने रुद्रांशी को अपनी बाहों में कसकर पकड़ा। उसकी धड़कनें इतनी तेज थी कि दोनों के बीच का माहौल और भी इंटेंस हो गया। उसने धीरे से उसके बालों को कानों के पीछे सरकाते हुए फुसफुसाया, तुम्हें पता है, कल रात तुम्हारी ये आंखें मुझे पागल कर रही थीं। तुम्हारी पूरी बॉडी मेरी हर एक टच पर कैसे रिस्पॉन्ड कर रही थी। रुद्रांशी की सांसें अनियंत्रित हो रही थीं, लेकिन उसने खुद को नियंत्रित करने की कोशिश की। कुणाल, प्लीज, अब और मत बढ़ाओ। उसकी आवाज में हल्की सी कपकपी थी। कुणाल ने उसकी नजरों में गहराई से झांकते हुए कहा, ओह, आई एम जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। तुमने मुझे कल रात जितना टीज किया था, तुम्हें लगता है मैं इतनी आसानी से जाने दूंगा? उसकी उंगलियां उसकी पीठ पर नीचे की ओर सरकने लगी, जिससे रुद्रांशी और भी ज्यादा असहज हो गई, लेकिन कहीं न कहीं वो उस खिंचाव में खोने लगी थी। कुणाल ने रुद्रांशी को अपनी बाहों में कसकर पकड़ा। उसकी धड़कनें इतनी तेज थी कि दोनों के बीच का माहौल और भी इंटेंस हो गया। उसने धीरे से उसके बालों को कानों के पीछे सरकाते हुए फुसफुसाया, तुम्हें पता है, कल रात तुम्हारी ये आंखें मुझे पागल कर रही थी। तुम्हारी पूरी बॉडी मेरी हर एक टच पर कैसे रिस्पॉन्ड कर रही थी। रुद्रांशी की सांसें अनियंत्रित हो रही थीं, लेकिन उसने खुद को नियंत्रित करने की कोशिश की। कुणाल,
प्लीज अब और मत बढ़ाओ। उसकी आवाज में हल्की सी कपकपी थी। कुणाल ने उसकी नजरों में गहराई से झांकते हुए कहा, ओह, आई एम जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। तुमने मुझे कल रात जितना टीज किया था, तुम्हें लगता है मैं इतनी आसानी से जाने दूंगा? उसकी उंगलियां उसकी पीठ पर नीचे की ओर सरकने लगी, जिससे रुद्रांशी और भी ज्यादा असहज हो गई, लेकिन कहीं न कहीं वो उस खिंचाव में खोने लगी थी। कुणाल, उसने उसकी तरफ घूरते हुए कहा, तुम हर बार ये बाउंड्रीज क्यों तोड़ते हो? कुणाल ने शरारती मुस्कान के साथ जवाब दिया, बिकॉज तुम खुद इन बाउंड्रीज में रहना नहीं चाहती, और तुम्हारी बॉडी मुझे यही सिग्नल दे रही है। लुक एट यू, तुम खुद को रोकने की कोशिश कर रही हो, बट योर बॉडी इज सेइंग समथिंग एल्स। उसकी उंगलियां अब उसकी कमर के पास घूम रही थीं, और उसके स्पर्श ने रुद्रांशी को पूरी तरह से बेचैन कर दिया था। तुम्हारे ये कर्व्स, लास्ट नाइट आई कुडंट गेट इनफ ऑफ देम। तुम मुझे रोकने की कोशिश करती हो, बट यू नो यू कांट। रुद्रांशी की आंखों में शर्म और उत्तेजना का मिश्रण था। कुणाल, यह सही नहीं है, उसने धीमे से कहा, लेकिन उसकी आवाज में दृढ़ता कम और एक अधूरी चाहत ज्यादा थी। सही और गलत तो तब होगा जब तुम मुझसे भागोगी, लेकिन अभी तुम खुद मुझे और करीब खींच रही हो। कुणाल ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए कहा। उसकी उंगलियां अब उसके कंधों से होकर उसकी बाहों तक सरक रही थी, और वो हर छुअन पर जैसे कांप रही थी। तुम्हें पता है, कुणाल ने उसके कानों में धीमी आवाज में कहा, जब मैंने तुम्हें कल रात अपने पास खींचा था, तुम्हारे लिप्स, हाउ दे टेस्टेड, आई स्टिल कांट गेट देम आउट ऑफ माई माइंड। उसने हल्के से उसके होठों पर अपने अंगूठे से छुआ, और उसकी नजरों में वही पुरानी शरारत लौट आई। रुद्रांशी ने उसकी बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन उसके होंठ खुद ब खुद कुणाल की तरफ खींचने लगे। कुणाल, उसकी आवाज धीमी और भरी हुई थी। सेठ, तुम्हें पता है तुम इसे चाहती हो? कुणाल ने उसकी नजरों को पकड़ते हुए कहा, यू कांट डिनाई इट एनीमोर। रुद्रांशी ने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए धीरे से कहा, शट अप, कुणाल, तुम हमेशा मुझे इस तरह से कंफ्यूज कर देते हो। कुणाल ने हंसते हुए कहा, आई एम नॉट कंफ्यूजिंग यू, बेब, तुम खुद कंफ्यूज्ड हो, क्योंकि तुम मानना नहीं चाहती कि तुम्हें ये सब चाहिए। तुम्हारी हर सांस, हर स्पर्श, तुम मुझे चाहती हो, रुद्रांशी। उसके शब्दों ने जैसे उसे और भी ज्यादा बेचैन कर दिया था। बिना कुछ कहे, रुद्रांशी ने अपनी आंखें बंद कर ली, और उसकी नजदीकियों में खोने लगी थी। कुणाल ने रुद्रांशी के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए उसे धीरे धीरे अपनी ओर खींचा। उसकी उंगलियां अब उसकी गर्दन पर हल्के से चलने लगीं, और रुद्रांशी की सांसें फिर से तेज होने लगी। उसकी नजरें थोड़ी डगमगाईं, और उसने उसकी आंखों में गहरी चाहत के साथ देखा। तुम कुछ नहीं कहोगी? कुणाल ने हल्के से उसकी ठुड्डी को छूते हुए कहा। उसकी आवाज धीमी और भरी हुई थी, जैसे हर शब्द के साथ वह रुद्रांशी को और अपने करीब ला रहा हो। रुद्रांशी ने अपनी आंखों को फिर से बंद कर लिया, जैसे खुद को रोकने की कोशिश कर रही हो, लेकिन उसके होठों से धीमी आवाज निकली, कुणाल, ये गलत है। कुणाल ने उसकी बात को अनसुना करते हुए उसकी कमर के पास अपनी उंगलियों को और मजबूत किया। गलत? सच में? तो कल रात जब तुमने खुद को मेरे हवाले किया था, वो क्या था? तुम्हारी ये धड़कनें भी यही कह रही थी? रुद्रांशी ने अपनी नजरें दूसरी ओर घुमा लीं, लेकिन कुणाल ने उसे अपने और करीब खींचते हुए कहा, तुम्हारे होंठ, हाउ दे फेल्ट अंडर माइन। तुम खुद को कितना भी रोकने की कोशिश कर लो, लेकिन तुम्हारी बॉडी तुम्हें धोखा दे रही है। रुद्रांशी ने हल्की आवाज में कहा, तुम मुझे हर बार ऐसा क्यों फील कराते हो? कुणाल, तुम मुझे बहुत परेशान करते हो। कुणाल ने हंसते हुए धीरे से उसके बालों को अपनी उंगलियों में लपेटते हुए कहा, क्योंकि तुम्हें परेशान करने में मजा आता है, स्पेशली व्हेन यू कांट रेजिस्ट मी। उसने उसके होठों के करीब आते हुए कहा, तुम्हारे ये सॉफ्ट लिप्स, कल रात कितनी बार मैंने इन्हें किस किया था, और अब भी लगता है कि मैं उन्हें कभी इनफ नहीं कर सकता। रुद्रांशी की सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, कुणाल, तुम फिर से वही सब शुरू कर रहे हो। तुम्हें सच में लगता है मैं रुकने वाला हूं? उसने उसकी गर्दन पर हल्का सा चुंबन करते हुए कहा, तुम्हारी ये बॉडी मुझे खुद बुला रही है, तुम्हारी स्किन, तुम्हारी हर सांस मुझे और पास खींच रही है। रुद्रांशी ने उसकी बातों पर प्रतिक्रिया देते हुए हल्के से अपनी उंगलियां कुणाल की बाहों पर रखी, लेकिन फिर जल्द ही उन्हें हटा लिया, जैसे खुद को रोकने की कोशिश कर रही हो। कुणाल, बस करो, प्लीज। कुणाल ने उसकी कमर को अपने पास खींचते हुए गहरे स्वर में कहा, बस, अभी तो हमने कुछ शुरू भी नहीं किया, बेबी। यू नो यू वांट दिस। उसने उसके होठों को हल्के से चूमते हुए फुसफुसाया, सेठ, तुम्हें भी ये सब चाहिए, राइट?
रुद्रांशी के होंठ कांप रहे थे और उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, जैसे खुद को रोकने की आखिरी कोशिश कर रही हो। लेकिन कुणाल का स्पर्श, उसकी गर्म सांसें और उसके शब्द, सब कुछ उसे हिलाने के लिए काफी था। कुणाल, उसने आखिरकार धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज में लाचारी और चाहत दोनों थी। कुणाल ने उसकी आवाज में वो चाहत सुन ली थी जिसने उसकी शरारत को और बढ़ा दिया। उसने रुद्रांशी को और करीब खींचते हुए उसके होठों के पास फुसफुसाया, तुम्हारी ये आवाज कितनी बेबस लग रही है, और तुम्हारे होंठ अभी भी मुझे चूमने का इंतजार कर रहे हैं। उसके होंठ धीरे धीरे रुद्रांशी के होठों पर आ गए और उसने हल्के से एक गहरा चुंबन लिया। रुद्रांशी की सांसें और तेज हो गईं, लेकिन वह खुद को पूरी तरह से रोक नहीं पा रही थी। कुणाल के स्पर्श से उसकी हर नस जैसे जल उठी थी। कुणाल ने उसके होठों से हटते हुए उसकी गर्दन पर अपने होठों को रखा, फिर धीरे धीरे उसकी उंगलियां उसके कंधों से लेकर उसकी कमर तक सरकने लगी। तुम्हारा ये बॉडी, उसने उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, लास्ट नाइट तुम खुद को रोक नहीं पाई, और अब भी तुम्हारा हर हिस्सा मुझे बुला रहा है। रुद्रांशी ने हड़बड़ाते हुए कहा, कुणाल स्टॉप प्लीज, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही। कुणाल ने उसकी आंखों में शरारती नजरों से देखा और हंसते हुए कहा, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वांट बेबी, तुम्हारा ये कंट्रोल खोना, यही तो असली मजा है। उसने उसके बालों को अपनी उंगलियों में लपेटते हुए उसके कानों के पास फुसफुसाया, तुम्हारी ये सॉफ्ट स्किन, ये हर जगह मुझे छूने के लिए कह रही है। तुम्हारा ये हर कर्व मुझे फील करने के लिए बुला रहा है, और तुम इसे डिनाई नहीं कर सकती। रुद्रांशी ने घबराई हुई आवाज में कहा, कुणाल तुम ये सब जानबूझकर कर रहे हो, मुझे तुम्हें रोकना चाहिए, पर। कुणाल ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसकी नजरों में गहराई से देखते हुए कहा, पर क्या, तुम्हें पता है तुम इसे चाहती हो, तुम भी चाहती हो कि मैं तुम्हें और करीब लाऊं, और तुम खुद को मेरे हवाले कर दो, जैसे कल रात किया था। उसके शब्दों ने जैसे रुद्रांशी को पूरी तरह से जकड़ लिया था। उसने हल्की सी कपकपी के साथ अपनी आंखें बंद कर ली। कुणाल तुम बहुत बुरे हो, उसने धीमी आवाज में कहा, लेकिन उसकी आवाज में विरोध की जगह लाचारी और चाहत ज्यादा थी। कुणाल ने उसकी ठुड्डी को पकड़ते हुए मुस्कुराते हुए कहा, और तुम इसी बुराई में खोना चाहती हो स्वीट हार्ट। फिर उसने उसके होठों को धीरे से अपने करीब खींचते हुए एक और चुंबन लिया, जो इस बार पहले से भी ज्यादा गहरा और इंटेंस था। कुणाल के इस गहरे चुंबन ने रुद्रांशी को जैसे पूरी तरह से खो दिया था। उसकी उंगलियां कुणाल की पीठ पर कसने लगीं, और उसने अनजाने में खुद को उसकी ओर और करीब कर लिया। कुणाल ने उसे अपनी बाहों में मजबूती से थामते हुए उसके कानों के पास फुसफुसाया, तुम्हें पता है, तुम्हारे पास आने से खुद को रोकना बहुत मुश्किल होता है। तुम्हारा हर मूव, हर ब्रेथ मुझे पागल कर देती है। रुद्रांशी ने हिचकिचाते हुए कहा, तुम हर बार मुझे कमजोर बना देते हो, यह सही नहीं है। उसकी आवाज हल्की लेकिन भरी हुई थी। कुणाल ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हारी कमजोरी ही तो मेरी ताकत है, और तुम्हें पता है, तुम भी इसे एंजॉय कर रही हो। तुम्हारा हर स्पर्श, तुम्हारी बॉडी मुझे खुद बुला रही है। उसने उसकी पीठ पर अपनी उंगलियां फिराते हुए कहा, तुम्हारी स्किन इतनी सॉफ्ट है, जैसे इसे मेरे टच का इंतजार हो। फिर वह हल्के से उसकी गर्दन पर झुककर उसके नजदीक चुंबन देने लगा, जिससे रुद्रांशी की सांसें और भी तेज हो गईं। कुणाल, उसने धीमी और लड़खड़ाती आवाज में कहा, तुम जानबूझकर मुझे कमजोर कर रहे हो। वह वीक, नो स्वीट हार्ट, आई एम मेकिंग यू फील अलाइव। कुणाल ने मुस्कुराते हुए उसकी कमर पर अपनी पकड़ और मजबूत की, तुम्हारी ये धड़कनें, दे टेलिंग मी एवरीथिंग आई नीड टू नो। रुद्रांशी ने खुद को संभालने की आखिरी कोशिश करते हुए कहा, कुणाल प्लीज स्टॉप, हम ये सब नहीं कर सकते। कुणाल ने उसकी नजरों को पकड़ते हुए एक गहरे और इंटेंस लहजे में कहा, तुम्हें सच में लगता है हम इसे रोक सकते हैं? लुक एट यू, तुम खुद इसे रोकना नहीं चाहती। तुम्हारे होंठ, तुम्हारा बदन, हर चीज मुझे कुछ और ही कहानी बता रही है। रुद्रांशी का दिल जोर से धड़क रहा था। उसकी सांसें बेकाबू हो रही थीं, और उसकी आंखों में एक ऐसी चाहत थी जिसे वह छिपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सफल नहीं हो पा रही थी। कुणाल, उसकी आवाज अब बहुत ही धीमी और भारी हो चुकी थी। कुणाल ने उसके चेहरे को फिर से अपने हाथों में लेते हुए कहा, शुश, आई नो तुम इसे चाहती हो, और मैं भी। उसने उसके होठों पर धीरे से एक और चुंबन लिया, इस बार और भी ज्यादा इंटेंस, और रुद्रांशी ने खुद को पूरी तरह से उसकी बाहों में खो दिया। कुणाल ने उसके चेहरे को फिर से अपने हाथों में लेते हुए कहा, शुश, आई नो तुम इसे चाहती हो, और मैं भी।
उसने उसके होठों पर धीरे से एक और चुंबन लिया, इस बार और भी ज्यादा इंटेंस, और रुद्रांशी ने खुद को पूरी तरह से उसकी बाहों में खो दिया। करीब 1 घंटे के बाद वो दोनों ही एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। रुद्रांशी अपनी जगह पर जैसी तैसी खड़ी होकर अपने कदमों को ले जाती है वॉशरूम में, और कुणाल पीछे से उसके मजे ले रहा था, जैसे उसे कोई ना कोई बातों से छेड़ने लगा था। पर रुद्रांश के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वह कुछ बोल सके, उसे खामोश रहने में ही उसने अपनी भलाई समोच्च रखी थी। वो बिल्कुल भी उसके मुंह से नहीं लगने वाली थी, और वहां से वो वॉशरूम में चली जाती है। कुणाल जो इतनी देर से मुस्कुराहट रहा था, उसकी मुस्कुराहट अब गायब हो गई थी, और चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन आ चुके थे। वो अपने मोबाइल को लिए वहां से चला जाता है। बालकनी में उसने टॉवल को अपने ऊपर लपेट दिया था, वैसे ही बालकनी में आ जाता है, और बालकनी में आकर किसी को कॉल लगता है। सामने से कॉल उठा लेता है तो कुणाल अपनी ठंडी आवाज में, सुबह सुबह कितनी बार तुम्हें कहना पड़ेगा कि कॉल नहीं करना चाहिए? आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं अपने पूरे मूड को खराब करो तुम्हारी वजह से? ये सुनकर सामने वाला कुछ देर की खामोशी के बाद, मुझे यह नहीं पता था कि तुम अब रिलेशन में भी आने लगे हो। मुझे लगा था कि तुम्हारी जिंदगी में इसके लिए कोई जगह नहीं है, पर यह जानकर हैरानी हो गई कि तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़की आ गई है। कि मैं जान सकता हूं कि आखिर कुणाल राजवंशी के दिल में जगह बनाने वाली लड़की कौन है? सामने वाला कहकर हंसने लगता है, और वही उसकी हर एक बात को सुनकर कुणाल अपनी ठंडी आवाज में, लगता है तुम्हें अपनी जान से बिल्कुल भी प्यार नहीं है। क्या चाहते हो? जान लेकर तुम्हें आजादी दे दो, यह आखिरी बार है जब मैं तुमसे यह बात कर रहा हूं। नेक्स्ट टाइम अगर मुझे गुस्सा आया, और वह भी तुम्हारी वजह से, तो याद रखना तुम्हारी हालत में बहुत ज्यादा बुरी कर सकता हूं। नेक्स्ट टाइम अपने बारे में सोचना। सामने वाला चुप्पी साथ देता है, फिर कुछ सोचते हुए, अच्छा बाबा, मैंने गलती कर दी। वैसे मुझे तुम्हें कुछ बताना था। दरअसल 2 और लाश मिली है, और ये लाश है जो मिला है, उसके बारे में कोई खबर ही नहीं है। कौन है? क्या है? लगता है वो किसी का इस्तेमाल करके बदनाम करना चाहता है उसे। तो क्या हमें उसकी बदनामी में होने देना चाहिए? कुणाल ये सुनते ही अपनी आंखों को बंद करके, मतलब आप इसका अंदाजा तुम्हें लग चुका है। क्या तुम्हें क्या करना चाहिए? वो अगर उसे बदनाम करना जा रहा है, तो तुम क्यों इतना ज्यादा शांत हो? जल्दी से जल्दी उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाले। उसकी बदनामी होने नहीं देना चाहिए, नहीं तो उसकी पर्सनैलिटी खराब हो जाएगी। जो चीज हमने बनाई है वो खराब हो गई तो उसका फायदा ही क्या होगा? किसी का हक नहीं है उसका इस्तेमाल करने का। एक नोट बना और हैकिंग की मदद से पूरे कमरे को हैक करके न्यूज में सिर्फ और सिर्फ उसकी इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। उसके खिलाफ हर एक चीज आनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि बरसों की मेहनत किसी की बेवकूफी की वजह से खराब हो। हमारी टीम इतनी भी ज्यादा बुरी नहीं है जो वह ये सब हैंडल ना करें। सुनकर सामने वाला कुछ सोचते हुए, पर अगर वो हमारे से अलग के निकला तो तुम जानते हो, हर कोई एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग होता है। तुमने क्या सोचा है? क्या करने वाले हो तुम? क्योंकि यहाँ पर 2 चीजों के बारे में पता लग चुका, या तो वो कोई अंदर का है या तो वो कोई बाहर का है। कुणाल ये सुनकर कुछ देर के खामोशी के बाद, यह मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ, फिलहाल तो बताने का सही वक्त नहीं है। कहते कहते वो कॉल को कट कर देता है और वहां से चला जाता है। उसके चेहरे पर ठंडा एक्सप्रेशन थे। अंदर आ जाता है तब उसकी नजर रुद्रांशी पर आ जाती है, जो अपने कपड़े पहनते हुए, अभी बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, तो मैं घर जा रही हूँ। वैसे भी घर वाले बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे होंगे। मैंने उन्हें मैसेज करके बता तो दिया है, दोस्त के घर पर हूँ, पर फिर भी उनके कॉल्स आए हैं, और अभी मन के 2-3 कॉल से आए हैं, वो मैं बाद में अटेंड कर दूंगी। कुणाल उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए उसकी कमर को पकड़कर उसे चलते हुए, एक काम करो, मर्सिडीज रखी हुई है तो मुझे लेकर चली जाओ, मेरे पास ऑलरेडी है। मेरी मां से कह देना कि कुणाल की कहाँ पर है, वह तुम्हें बता देंगे। रुद्रांशी यह सुनकर हैरानी भरी आवाज में, लगता है सभी लोग तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कुणाल उसके बालों को सहलाते हुए, ये पूरी बिल्डिंग देख रही हो ना, यह मेरे ही नाम पर है तो जानना तो जाहिर सी बात है। तुम चली जाना, वैसे भी तुम्हें लेट भी हो रहा होगा। वैसे खाना ऑर्डर कर देता हूँ, खाकर भी चली जाओ। रुद्रांशी उसके सामने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए, बिल्कुल भी नहीं, मेरे पास वक्त ही नहीं है। माँ की कॉल आ रहे हैं। अगर उन्हें पता चल जाए ना कि उनकी बेटी रात को क्या क्या करती है, मेरी बारात लेकर आना पड़ेगा तुम्हें। और इतनी जल्दी मुझे शादी नहीं करनी है, अभी मुझे लॉयर भी तो बना है। इतना कहकर बस की होठों पर अपने होठों को रख देती है और बाय बोलकर उसकी मर्सिडीज की चाबी लेकर वहां से चली जाती है। कुणाल उसे देखा है
और फिर मुस्कुराने लगता है और फिर वैसे ही खुद भी फ्रेश होने के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्टेशन पर दानिया परेशान सी अपने अप्पा और माँ का इंतजार कर रही थी। धनुष एक साइड खड़ा था, वो जबरदस्ती ही आया था। दानिया मन तो किया था, पर वो सुनेगा तब ना। दानिया इंतजार कर रही थी, तभी वहां पर उसे प्रदीप और इंदिरा दोनों ही दिखती है। वो उन दोनों के पास भागते हुए चली जाती है। पहले वो अपने अप्पा को गले लगा लेती है, फिर इंदिरा को गले लगाती है। प्रदीप अपने बच्चों को देखकर मुस्कुराने लगता है, पर यह चमक कुछ देर की थी क्योंकि उसने धनुष का चेहरा भी देख लिया था, जो उसे देखकर हे का इशारा कर देता है और वो अपने होठों को ही पाउडर बनाकर उसे फादर इन लॉ भी बोलता है। ये देखकर प्रदीप अपनी नजरें दूसरी तरफ करने लगता है और अपने मन ही मन लगता है, यह मेरी बच्ची का तो पीछा छोड़ेगा नहीं। पता नहीं कब ये बला मेरे सर से हटेगी। प्यारी सी बच्ची अब झूठ बोलने लगी है, आखिर कब तक यह उसके पीछे पड़ेगा। कहते कहते वो अपनी नजरें दूसरी तरफ कर लेता है और फिर अपना सर हिलाकर एक लंबी सांस लेने लगता है, पर वैसे ही सामने देखना लगता है। अपनी बच्ची को प्यार भरी नजरों से वो देख रहा था। तभी वहां पर धनुष आ जाता है। धनुष को देखकर इंदिरा कुछ समझ पाते उससे पहले ही धनुष मुस्कुराते हुए, आपसे मिलकर अच्छा लगा। वैसे आपकी बेटी आपके बारे में बहुत कुछ बोल रही थी। मैं धनुष राजवंशी हूँ, इसका प्रोफेसर भी हूँ और इसका हस्बैंड। दानिया ये सुनते ही पैरों तले जमीन ही फिसल जाती है। वो उसे हराने से देखने लगती है, जो अपने होठों पर एक मुस्कुराहट के साथ उसे देख रहा था। वो इंदिरा की तरफ देखा है। इंदिरा पूरी तरह से हैरान थी। तभी धनुष उसके सामने पानी की बोतल आगे करके, यहाँ आप परेशान मत हो, आपके सवालों के जवाब मैं बहुत जल्दी ही दे दूंगा, पर मुझे नहीं लगता कि आपको इतना ज्यादा परेशान होना चाहिए और गुस्सा आपके चेहरे पर अच्छा नहीं लगता है। कहकर वो उसे अपने साथ ले जाने लगता है। इंदिरा भी खामोश थी, वह इतना तो समझ चुके थे कि प्रोफेसर है धनुष, वो क्लास टीचर है होगा। दानिया का करो उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। वो वहां से खामोशी से जाने लगती है। धनुष को जाते हुए प्रदीप देखने लगता है। प्रदीप के चेहरे पर हैरानी नहीं थी। दानिया अप्पा की तरफ देखा है, जो उसे ही देख रहे थे। ये देखकर वो पूरी तरह से उदास होने लगती है। उसका चेहरा पूरी तरह से परेशानी में भरने लगता है। वह दोनों ही जा रहे थे, मर्सिडीज में बैठने लगते हैं। सभी वहां से जाने लगे थे, खामोशी हर तरफ थी। धनुष ड्राइविंग कर रहा था, उसी के ही साइड में प्रदीप बैठा हुआ था। कुछ देर के बाद बोलो पैलेस में मौजूद थे। दानिया हैरान थी, वो परेशान भी हो गई थी कि आखिर पैलेस में क्या कर रही है। सब तो अपार्टमेंट में जाने वाले थे। ये सब सोचकर वो परेशान होने लगती है, पर वो कुछ ना कहकर उन सभी के पीछे पीछे जाने लगते हैं। इंदिरा सोफे पर बैठी हुई थी, पानी का गिलास सर्वेंट रख देती है। धनुष सामने वाले सिंगल सोफे पर बैठ जाता है और उसी के ही सामने एक के ऊपर दूसरा पैर रखते प्रदीप बैठ जाता है। सभी बैठे हुए थे। इंदिरा कुछ देर के खामोशी के बाद, अब ये बता सकते हो कि यह शादी और यह सब क्या है? ये सुनकर धनुष प्रदीप की तरफ देखने लगता है। प्रदीप इंदिरा की तरफ देखकर, यह मेरा डिसीजन था, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से शादी करनी चाहिए थी। तुम जानती हो कि शहर में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि किसी के रास्ते से जा भी रहे हो तो वो उसे रास्ते में आ ही जाते हैं। हमारे बच्चे के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। उसके ऊपर किसी की नज़र थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। यहाँ पर मैं एक बार आया था, पर मैं बच्चों से मिल नहीं पाया, पर धनुष से मिलकर मैंने उससे बात की। तब मैं डिसीजन लिया कि मैं उन दोनों की शादी करवा दूं। मैंने उसे कहा था कि वो डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर करे, तो धनुष का फ्यूचर भी अच्छा है, उसके पेरेंट्स हैं, उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा लड़का हमें चाहिए था वैसा ही तो लड़का हमें मिला है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।